Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिकों के से संबंधित चर्चा के श्रृंखला में आज हम सुकरात की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सोफिस्टों की बात की थी और उससे पहले हमने यह देखा था कि पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन को पढ़ने की या उससे संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करने की अलग अलग पद्धतियाँ क्या हो सकती हैं। आज हमारी कोशिश यह होगी कि हम पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन से जुड़े हुए एक प्राचीन और महान विभूति यानी सुकरात का अध्ययन करें, उनके विचारों को जानें। सुकरात और सोफिस्ट दोनों ही शुरुआती दौर के राजनीतिक दार्शनिक थे और सोफिस्टों में, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कि कोई एक राजनीतिक दार्शनिक नहीं था, बल्कि बहुत तरह के जो विद्वान थे वो उसमें सम्मिलित थे। और मैंने कल की चर्चा में आपको यह भी बताया था कि वो दरअसल घूम घूम कर शिक्षा देने वाले लोग थे। सुकरात और सोफिस्ट दोनों में ही जो एक सामान्य बात है वह यह है कि दोनों ने ही अपने पूर्व के चिंतन पद्धति को बदला। जहाँ इनके पहले चिंतन में इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि दुनिया कैसे बनी है, किन तत्वों से बनी है, उस पूरे ब्रह्मांड में किस तरीके का बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को हम कैसे समझ सकते हैं, वहीं सोफिस्टों ने और फिर उसके बाद सुकरात ने भी इस बात को रेखांकित किया कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, मनुष्य एक अच्छी ज़िंदगी कैसे जी सकता है, उसके लिए उसके पास किस तरह के साधन होने चाहिए, या अन्य ऐसे ही प्रश्न जिन्हें हम एथिक्स या नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। आगे हम यह देखेंगे कि सुकरात और सोफिस्ट कैसे अलग अलग हैं, क्योंकि यह एक बुनियादी प्रश्न है जिसकी समझ बनाने की ज़रूरत है कि आखिर हम सुकरात को और सोफिस्टों के विचारों को कैसे अलग अलग देख सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे आज के अध्ययन में कि सुकरात का आरंभिक जीवन कैसा था और उनके जीवन के बारे में एक समझ हमें उनके विचारों को समझने में भी सहायता देगी। हम सुकरात के विचारों के स्रोत के बारे में जानेंगे और यह जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सुकरात एक ऐसे चिंतक थे जिन्होंने अपने से कुछ नहीं लिखा, जिनका अपना लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस लिहाज से हम उन चुनौतियों को रेखांकित करेंगे जिनका सामना हम सुकरात का अध्ययन करते वक्त करते हैं, यानी कि हम किस तरीके के लेखन को सुकरात का लेखन माने, और इस संदर्भ में विद्वानों में जो वाद विवाद है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सुकरात जो है वो सद्गुण युक्त जीवन यानी वर्चुअस लाइफ और उसमें हैप्पीनेस को किस तरीके से देखते हैं, खुशी को किस तरीके से देखते हैं, और यहीं पर हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो सोफिस्ट विचारक हैं जिनके बारे में हमने पिछली चर्चा में अध्ययन किया था, उनके विचारों में और सुकरात के विचारों में अंतर है। उसके बाद हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि सुकरात के पैराडॉक्स या विरोधाभास क्या है और वह एलेनकस का यानी कि प्रश्न और उत्तर की पद्धति से ज्ञान की रचना करने की विवेचना कैसे करते हैं। उसके बाद हम एथेंस के लोकतंत्र के बारे में सुकरात के विचारों को समझेंगे कि कैसे इस सुकरात के विचारों में असल में दो तरीके से एथेंस के लोकतंत्र को देखा जा सकता है। उसके बाद हम क्रीटो जो एक प्लेटो की रचना है उसके माध्यम से सुकरात के राजनीतिक दायित्व या पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के विचारों को समझेंगे। यह विचार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि वर्तमान दौर में भी हम इस तरह की कई समस्याओं का सामना करते हैं कि जिस जगह जिस राज्य में हम रहते हैं वहाँ के प्रति हमारा दायित्व क्या है, वहाँ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें किस सीमा तक विरोध करना चाहिए, और उस विरोध करते हुए हमें उस राज्य के कानून और व्यवस्था का किस सीमा तक सम्मान करना चाहिए या किस सीमा तक उसकी अवहेलना करनी चाहिए। तो क्रीटो में जो विचार सामने आते हैं उससे इन प्रश्नों पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि हमें मिलेगी।
सुकरात के बारे में सबसे शुरुआती बात है जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, वह यह है कि इनका जन्म 470 या 469 ईसा पूर्व में हुआ था और 70 साल की उम्र में 399 ईसा पूर्व में उन्हें मौत की सज़ा दे दी गई थी। संभवतः उनके पिता मूर्तिकार थे और माँ दाई या मिडवाइफ के रूप में काम करती थीं। सुकरात का विवाह जैनथिपी से हुआ और उनके 3 पुत्र थे। ये सारी जानकारियाँ हमें प्लेटो के जितने डायलॉग्स हैं उनके द्वारा मिलती हैं। और इसके बाद सुकरात ने अपने पिता का अनुसरण किया अपने जीवन में शुरुआती दौर में, और उन्होंने भी पत्थर से संबंधित कुछ काम और मूर्तिकारी का काम शुरू किया। लेकिन उन्होंने दार्शनिक के रूप में ज्ञान की खोज करने के लिए यह काम छोड़ दिया और बाद में एक स्व आरोपित गरीबी का जीवन जीने लगे। यानी उनके पास यह विकल्प था कि वह चाहते तो उससे बेहतर जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने धन संपदा को दूर किया और गरीबी में रहते हुए ज्ञान की खोज का जीवन जीने लगे। एथेंस के नागरिक के रूप में उन्होंने अपने नागरिक और सैन्य कर्तव्यों का निर्वाह किया, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को सैन्य कर्तव्य भी एथेंस में निभाने होते थे। और जो पेलोपोनेसियन युद्ध हुआ था उसके कम से कम 3 अभियानों में उन्होंने हिस्सा लिया और वे अपने साहस के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हुए। लेकिन बाद में उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी और बहुत कठिनाइयों का सामना किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उनके समय में जो क्रिटास और एल्सीबियाडेस 2 चरित्र थे, उनके साथ उनके पुराने जुड़ावों के चलते उनका नाम 30 टायरेंट्स के शासन के साथ जोड़ा गया और यह माना गया कि यह जो पूरी व्यवस्था थी उसने लोकतंत्र के लिए बहुत ही कठिनाई पैदा की थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न किया था। इसीलिए जब लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई एथेंस में तो उन पर मुकदमा चलाया गया तथा उन पर सर्वोच्च अपराध करने यानी कि राज्य के खिलाफ द्रोह करने और युवाओं को भटकाने का आरोप लगाया गया। जो पूरी सभा बैठी जहां पर इस तरह की सुनवाई हुई उसमें से 280 लोगों ने उन्हें सज़ा देने के पक्ष में मत दिया, वहीं 250 लोगों ने उन्हें मौत की सज़ा देने का विरोध किया। या हम यह कह सकते हैं कि कम से कम ये जो पूरी व्यवस्था थी उसमें सुकरात अपने तर्कों को इतने मजबूत तरीके से रख पाते हैं कि वहाँ बैठे लोग जो शुरुआत में उनके खिलाफ थे और उन्हें मौत की सज़ा देने के पक्ष में थे, उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस बात के पक्ष में वोट दिया कि उन्हें मौत की सज़ा ना दी जाए। हालांकि बहुमत जो था वह उन्हें मौत की सज़ा देने के पक्ष में था और बाद में उन्हें जहर का प्याला देकर मौत दे दी गई। और एक लिहाज से यह जो एक दर्शन के प्रति उनकी निष्ठा थी या सत्य की खोज के प्रति जो उनका समर्पण था उसके लिए उन्होंने अपने जीवन को गंवाया। और आगे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अपने जीवन के अंतिम दौर में भी मृत्यु के संबंध में या राज्य के प्रति अपने कर्तव्य के संबंध में जो विचार वो रखते हैं वह दर्शन और उस दर्शन के माध्यम से सत्य की खोज करते हुए राजनीति को बेहतर बनाने की उनकी जो पूरी कोशिश थी उसके बारे में एक बहुत ही सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है। सुकरात के विचारों के स्रोत के बारे में अगर हम देखें तो हमें यह चीज़ समझने की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि उन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा और उन्हें दूसरों के लेखन के माध्यम से जाना जाता है। वो एक जैसे अगर हम प्लेटो की बात करें या हम एरिस्टोटल या अरस्तु की बात करें तो उनका लिखा हुआ बहुत कुछ हमें मिल जाता है और यही बात बाद के सारे चिंतकों के बारे में, बाद के सारे दार्शनिकों के बारे में भी सही है। लेकिन जैसे मैंने पहले जो हमने चर्चा सोफिस्टों के बारे में की थी वहाँ मैंने रेखांकित किया था कि सोफिस्टों का अपना लिखा हुआ भी बहुत कम मिलता है। जैसे कल की या पहले की चर्चा में हमने एंटीफोन की बात की थी तो उनका लिखा हुआ एक अंश मिलता है, वो भी पूरी पुस्तक नहीं मिलती है। सुकरात के मामले में समस्या यह है कि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, तो जो कुछ भी उनके विचार मिलते हैं वो दूसरों के माध्यम से ही मिलते हैं। लेकिन जैसे सुकरात की अगर हम विशेषता की बात करें जिसके कारण वो राजनीतिक दर्शन में प्रसिद्ध हैं तो वो ये है कि उन्होंने मानवीय गतिविधियों को दर्शन से जोड़ा और उन्होंने राजनीति चिंतन की पश्चिमी परंपरा की आधारशिला रखी। प्लेटो के डायलॉग जो हैं उसमें सुकरात के विचार सामने आते हैं और उसमें वो नीति शास्त्र और राजनीति से संबंधित
महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करते हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अभी भी राजनीति दर्शन के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों में नागरिकों का दायित्व या राज्य के प्रति उनकी निष्ठा या सत्य की खोज के प्रति उनका समर्पण या फिर राज्य के गलत कामों के विरोध की उनकी पूरी कोशिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस तरह के प्रश्नों पर विचार किया गया है। और उन्होंने इससे आगे बढ़ते हुए यह भी विचार किया कि मनुष्य एक वर्चुअस लाइफ या सद्गुण युक्त जीवन किस तरीके से जी सकता है। सोक्रेट्स या सुकरात के बारे में मुख्य रूप से उनके निम्नलिखित समकालीन विद्वानों के लेखन में जानकारी मिलती है। समकालीन का अर्थ यही हुआ कि जो उनके समय में अस्तित्व में थे, कुछ उनसे उम्र में छोटे थे, कुछ उनसे उम्र में बड़े थे, लेकिन मोटे तौर पर वो सुकरात के समय इस दुनिया में थे और उन्होंने सुकरात को देखा और उसके माध्यम से सुकरात का अपने लेखन में चित्रण किया। तो जो 3 प्रमुख स्रोत हैं उसमें पहला है एरिस्टोफेन्स, उनकी जो पुस्तक है द क्लाउड, उसमें उनके बारे में वर्णन मिलता है। प्लेटो के बहुत सारे डायलॉग्स में जैसे कि एपोलॉजी, क्रीटो, जॉर्जियास और प्रोटागोरस, इनमें हमें सुकरात के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ मैं डायलॉग्स वाली बात थोड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्लेटो ने अपनी जितनी भी रचनाएं लिखी उन्होंने डायलॉग के फॉर्म में लिखा, डायलॉग के रूप में लिखा, यानी कि बहुत सारे चरित्र एक जगह एकत्रित होते हैं और वो विभिन्न मुद्दों पे बातचीत करते हैं और यहीं पर प्लेटो सुकरात को भी ले आते हैं। सुकरात भी उन विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और इन्हीं डायलॉग्स के माध्यम से हम यह देख सकते हैं या हम यह समझ सकते हैं कि सुकरात ने किस तरीके से अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। इसके अलावा तीसरे स्तर पर जीनोफोन है, जिनकी एपोलॉजी ऑफ सोक्रेट्स और मेमोराबिला, ये जो 2 रचनाएं हैं जिनमें हमें सुकरात के विचारों की जानकारी मिलती है। लेकिन सुकरात के विचारों का निर्धारण करते वक्त यह समस्या सामने आती है कि किन विचारों को उनका अपना विचार माना जाए और किन विचारों को उन लेखकों से जोड़ा जाए जो अपनी पुस्तक में सुकरात के मुंह से कोई संवाद कहलवा रहे हैं। और यह समस्या बहुत गंभीर समस्या है और इस समस्या का जिक्र या इस समस्या का सामना हमने उस वक्त भी किया था जब हम सोफिस्टों की बात कर रहे थे, क्योंकि जब हम उदाहरण के तौर पर प्रोटागोरस की बात करते हैं तो वो एक ऐसे चिंतक के रूप में सामने आते हैं जिनका खुद का लिखा हुआ तो मौजूद नहीं है, लेकिन प्लेटो ने उनके बारे में लिखा है। तो वो एक संदेह हमेशा ही बना रहता है कि क्या कोई चिंतक जिसने खुद नहीं लिखा है और जिसके बारे में दूसरे के लेखन से हमें जानकारी मिल रही है, तो क्या हम उसके विचारों को पूरी तरह से उसके विचार मानें? सुकरात के बारे में भी यही समस्या है और इसी संदर्भ में एक तरीके से वाद विवाद भी है कि प्लेटो के किन रचनाओं को प्लेटो की अपने विचारों को स्पष्ट करने वाला माना जाए और किन रचनाओं के बारे में यह कहा जाए कि वे उन चरित्रों के विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं जिनके मुंह से प्लेटो कुछ संवाद कहलवा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम इस पे जो अलग अलग धाराएं हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं यह बताना चाह रहा हूं कि जो 3 सूत्रों की हमने बात की या 3 स्रोतों की जो हमने बात की जिनके माध्यम से हम सुकरात के विचारों को जान सकते हैं, उसमें एरिस्टोफेन्स जो हैं वो सुकरात को एक ऐसे नकारात्मक व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं जिसमें विवेक का अभाव था और जिसने अन्याय की शिक्षा दी। और मुख्य रूप से उनका जो जोर है वो इसी बात पर है कि असल में सुकरात जो है वो राज्य के प्रति कर्तव्यों से ज़्यादा एक अमूर्त किस्म के चिंतन को बढ़ावा देते हैं और युवकों को उसी पथ पर ले जाते हैं और वो युवकों को ज़िंदगी से जुड़े जो व्यवहारिक ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं उनसे अलग करते हैं। और सुकरात ने जब खुद अपने मुकदमे की सुनवाई में अपना पक्ष रखा तो उन्होंने यह कहा कि एरिस्टोफेन्स के लेखन ने उनके खिलाफ माहौल बनाने का काम किया। जीनोफोन जो दूसरे चिंतक थे जिनकी कृतियों से हमें सुकरात के बारे में जानकारी मिलती है, वे सुकरात का वर्णन एक आदर्श नागरिक और उच्च कोटि के राजनीतिक शिक्षक के रूप में करते हैं। वे एथेंस के लोकतंत्र के बारे में उनकी आलोचनाओं को भी सामने लाते हैं, यानी कि जो आगे हम देखेंगे कि सुकरात ने एथेंस के लोकतंत्र के बारे में किस तरह के विचार रखे हैं। लेकिन अभी हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जो जीनोफोन जो दूसरे स्रोत हैं सुकरात को जानने के, उनके लेखन में सुकरात के को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है और उन्होंने अपने समकालीन संस्थाओं की जिस तरह से आलोचना की उसको भी सामने रखा गया है। प्लेटो ने भी सुकरात के पक्ष में तर्क रखा है। वे उन्हें एक ऐसे दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसने सोफिस्टों के विपरीत ज्ञान और विवेक को बढ़ावा दिया और
उसके आधार पर एक आदर्श समाज की रचना करने का स्वप्न देखा। आमतौर पर यह माना जाता है कि प्लेटो के आरंभिक काम में सुकरात के विचार सामने आते हैं। मध्यवर्ती काम में प्लेटो अक्सर सुकरात का उपयोग उनके प्रवक्ता के रूप में करते हैं, किंतु रिपब्लिक जैसे पुस्तक में वो फॉर्म यानी रूप या आकार की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं जो सुकरात के विचारों से बिल्कुल अलग है। और बाद के डायलॉग्स में प्लेटो मध्य अवधि के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन वे बिल्कुल ही अलग विचारों का विकास करते हैं। यानी कि मोटे तौर पर ये विद्वानों के बीच में एक आम समझ है कि जो प्लेटो हैं उनका आरंभिक जो काम है वही ऐतिहासिक रूप से सुकरात के विचारों को स्पष्ट करता है या उनको सामने लाता है। लेकिन एक दूसरे विद्वान लियो स्ट्रॉस, जिनके बारे में जब हम पहली चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया था कि खास तरह की पद्धति है अध्ययन करने की, और उस पद्धति को हम स्ट्रॉसवादी पद्धति के रूप में जानते हैं, जिसमें लियो स्ट्रॉस इस बात पर जोर देते हैं कि जो कुछ पुराने लेखक हैं, जिसमें वो प्लेटो को भी शामिल करते हैं, उसके लेखन में ही सारी गूढ़ समस्याओं का समाधान हमें मिल सकता है। तो यहाँ लियो स्ट्रॉस प्लेटो के लेखन के इस तरह के विभाजन को सही नहीं मानते हैं कि एक प्लेटो थे जो शुरुआती प्लेटो थे जिन्होंने सुकरात के विचारों को लिखा, दूसरे मध्यवर्ती प्लेटो थे जो सुकरात से अलग होते हैं, और तीसरे आखिरी दौर के प्लेटो हैं जो उन्हीं सवालों पर जिन पर उन्होंने मध्यवर्ती दौर में विचार किया नए सिरे से विचार करते हैं। स्ट्रॉस का कहना है कि असल में हम प्लेटो के डायलॉग्स को या उनकी रचनाओं को एक ड्रामा के रूप में देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के चरित्र आते हैं और उनके बीच में जो बातचीत होती है, अलग अलग तरह के जो तर्क सामने आते हैं, उससे एक संदेश उभरता है। और उनका यह कहना है, स्ट्रॉस का यह कहना है कि प्लेटो इन पूरे डायलॉग्स को अगर हम प्लेटो और सुकरात के बीच में बांटते हैं तो हम इन डायलॉग्स के साथ न्याय नहीं करते हैं, या खुद प्लेटो के साथ भी हम न्याय नहीं करते हैं। दूसरी ओर ग्रेगोरी वॉलस्टास मानते हैं कि प्लेटो के डायलॉग से ही सुकरात के विचारों को समझा जा सकता है। उनके अनुसार प्लेटो के पहले 14 डायलॉग और रिपब्लिक के फर्स्ट बुक को सुकरात के विचारों को व्यक्त करने वाला माना जा सकता है। वे मानते हैं कि इनमें सुकरात द्वारा कही गई बातों के आधार पर एक सुसंगत सुकरातवादी नैतिक दर्शन को समझा जा सकता है। निश्चित तौर पर ये अलग अलग तरह के धाराएं हैं जो कि प्लेटो के लेखन में सुकरात की उपस्थिति से संबंधित है। लेकिन यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अगर हमें सुकरात के राजनीतिक दर्शन की एक संरचना विकसित करनी है और उसे समझना है तो निश्चित रूप से हमें प्लेटो के डायलॉग्स पर ही निर्भर रहना होगा, क्योंकि बाकी जिन दो स्रोतों की मैंने बात की यानी कि एरिस्टोफेन्स और जिनोफोन, उन्होंने बहुत ही दार्शनिक स्तर पर सुकरात के विचारों को प्रस्तुत नहीं किया है। वह उनके जीवन की कुछ घटनाओं और उन घटनाओं के आधार पर अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन प्लेटो के लेखन से हमें सुकरात के विचारों की एक सुसंगत समझ मिलती है या उससे हम एक सुसंगत समझ बना सकते हैं। लेकिन हमें यह सावधानी रखनी होगी कि इसके बारे में हमेशा ही आलोचकों के बीच में या विद्वानों के बीच में एक वाद विवाद है कि प्लेटो की किन रचनाओं में जहाँ सुकरात अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं उन रचनाओं को हम सुकरात के विचारों से संबंधित ही माने या ना माने। तो ये वाद विवाद है, और जब हम इसको अपने ध्यान में रखेंगे तो हमें सुकरात के विचारों को समझने में और उससे जुड़े अलग अलग तरह के प्रश्नों को ध्यान में रखने में मदद मिलेगी। सुकरात ने जिस तरीके से अपने दर्शन को प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने सद्गुण पर बहुत अधिक जोर दिया, और उन्होंने यह स्वीकार किया कि जो मनुष्य हैं, जो इंसान हैं, उनके जीवन का लक्ष्य आनंद या खुशी प्राप्त करना है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक तरह की समानता हमें सोफिस्टो और सुकरात के विचारों में मिलती है, लेकिन सुकरात बुनियादी रूप से सोफिस्टो से अलग हैं। और हम इस भाग में इसी पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, इसी पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि सुकरात के समय में जो एथेंस की संस्कृति थी वो अपने सर्वोच्च अवस्था में थी। वे पेरिक्लेस, सोफोसेल्स और यूरिपिडेस के समकालीन थे। सोफोसेल्स और यूरिपिडेस प्रसिद्ध नाटककार थे और लोग अभी भी इनके नाटकों को पढ़ते हैं। सुकरात इस अर्थ में सोफिस्टो की तरह हैं, और इस बात का मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि उनका लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता है, अर्थात उन्हें प्लेटो और अन्य लेखकों के माध्यम से ही समझा जा सकता है।
लेकिन इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि सोफिस्ट और सुकरात दोनों ने ही जो राजनीतिक चिंतन है या राजनीतिक दर्शन है उसे दुनिया और ब्रह्मांड के बनने के पहलुओं से हटाया और वहाँ से हटाकर वे इसे मानव जीवन या अच्छे मानव जीवन से जुड़े प्रश्न की ओर ले जाते हैं। और सुकरात ज़्यादा स्पष्टता से इस चीज़ को करते हैं, ज़्यादा गहराई से इस चीज़ को करते हैं, जिसके कारण से उनका लेखन सोफिस्टों की तुलना में दार्शनिक स्तर पर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यह माना जाता है कि ग्रीक चिंतन के विकास में सुकरात ऐसे पहले चिंतक थे जिन्होंने नीतिशास्त्रीय सिद्धांत की सुखवादी बुनियाद की आधारशिला रखी। इसका अर्थ है कि वे कहते हैं कि खुशी ऐसी चीज़ है जो सभी तार्किक कार्यों का सर्वोच्च लक्ष्य है, और वो ऐसा करते हुए खुशी को दार्शनिक स्तर पर और गहरे रूप से एक तरीके से उसकी विवेचना करते हैं। और यही वो सोफिस्ट से अलग हो जाते हैं, क्योंकि खुशी या आनंद या हैप्पीनेस की बात या यूडोमेनिया की बात हम सोफिस्टों के लेखन में भी देख सकते हैं। लेकिन सुकरात उनसे अलग इस अर्थ में हटते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की चीज़ों को हासिल कर लेने को ही आनंद या खुशी नहीं मानते हैं। वे यह प्रश्न करते हैं कि यदि खुशी सर्वोच्च लक्ष्य है तो हमें किस प्रकार का जीवन चाहिए। क्या हम सभी को यह इच्छा करनी चाहिए कि हम दुनिया में अच्छा करें? चूँकि हम सभी अच्छा करना चाहते हैं तो हम अच्छा कैसे कर सकते हैं? क्या हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हमें खुश हो जाना चाहिए और अच्छा करना चाहिए? सुकरात ये भी पूछते हैं कि क्या खुश होने के लिए हमें संपत्ति, स्वास्थ्य, अच्छे परिवार में जन्म, अपने देश में शक्ति और सम्मान इत्यादि चाहिए? निश्चित रूप से ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों का जवाब जो जिस रूप में सुकरात देते हैं वह सोफिस्टों से अलग होता है। लेकिन यहाँ हमें यह चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि सुकरात के समय ग्रीक लोग यह मानते थे कि 4 प्रकार के मुख्य सद्गुण होते हैं और इन्हीं सद्गुणों के माध्यम से हम खुशी हासिल कर सकते हैं। यह है साहस, विवेक, न्याय और संयम। सुकरात से यह पूछा गया कि सद्गुण एक है या बहुत, तो सुकरात सद्गुणों की एकता में विश्वास करते थे। उनका यह दावा था कि एक साहसी व्यक्ति बुद्धिमान होगा, न्यायपूर्ण होगा और संयमित होगा। यानी कि अगर उसमें सिर्फ किसी एक तत्व का बोलबाला है या एक तत्व के आधार पर वह काम करता है तो वह व्यक्ति खुश नहीं हो सकता है। और यहाँ हमें संयम की जो एक पूरी अवधारणा है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सुकरात से जब यह पूछा गया कि सद्गुण क्या है तो उन्होंने कहा कि ज्ञान ही सद्गुण है। वे मानते थे कि यदि लोग सद्गुण के मूल्य और अर्थ को जानेंगे तो वे अनैतिक रूप से काम नहीं करेंगे। उन्होंने सद्गुणों या ज्ञान को हासिल करने के तरीके के लिए एलेनकस या प्रश्न उत्तर की पद्धति को वरीयता दी। सुकरात ने किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में सद्गुण को नैतिक रूप से तटस्थ शब्द से नैतिक अर्थ वाला शब्द बना दिया। उन्होंने कहा कि एक अच्छा कारीगर होने और एक अच्छा इंसान होने में कुछ कुछ चीज़ें सामान्य या एक जैसी हैं। जहाँ सोफिस्ट सद्गुण को शक्ति और संपत्ति, पद आदि को प्राप्त करने से जोड़ते हैं, वहीं सुकरात यह कहते हैं कि सद्गुण ज्ञान है और यह सिर्फ यांत्रिक अर्थों में शक्ति पाने हेतु ज्ञान नहीं है, बल्कि यह इस बारे में नैतिक ज्ञान है कि हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए। सोफिस्टों में से और अधिकांश सोफिस्टों ने हम जानते हैं, हमने पीछे चर्चा की है कि उनका जोर जो है वो इस बात पर था कि कैसे एक व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता मिले, और सफलता के लिए जो उन्होंने राजनीतिक सद्गुण को परिभाषित किया, पॉलिटिकल वर्च्यू को जो परिभाषित किया, उसमें उन्होंने यह कहा कि यह ऐसी शक्ति का अपने पास में होना है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति जो दुनिया में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें हम सफल होने के लिए ज़रूरी मानते हैं, यानी कि संपत्ति, पद, समाज में हैसियत और प्रसिद्धि और इसी तरह की कुछ और वस्तुएं, तो ये जब हमारे सामने हमारे पास होती हैं तो हम खुद को सफल मानते हैं। तो जो शक्ति है, जो राजनीतिक शक्ति है, वह हमारे पास उस काबिलियत या उस क्षमता का होना है जिसके माध्यम से हम संसार में महत्वपूर्ण माने जाने वाली इन वस्तुओं को हासिल कर सकें। सुकरात इस पूरी प्रवृत्ति को प्रश्नांकित करते हैं। वे यह कहते हैं कि इस तरह की जो दुनिया की अलग अलग तरह की वस्तुओं की चाह है वह और इस रूप में जो राजनीतिक सद्गुण को हम शक्ति के रूप में समझ रहे हैं, जिसे सोफिस्ट सबसे सर्वोच्च मान रहे हैं, वह सही नहीं है, क्योंकि
हर प्रकार के जो ये दुनिया की वस्तुओं की चाह है, वह असल में हमारे भीतर से एक तृष्णा को जन्म देती है और उस तृष्णा या उस चाह या उस डिज़ायर के कारण हमें दुःख होता है। तो अगर हम खुद के भीतर एक संयमित तरीके से सभी सद्गुणों को नहीं लाते हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीतिक शक्ति चाहते हैं ताकि हम दुनिया की तमाम अच्छी वस्तुओं को अपने पास रख लें, तो सुकरात के अनुसार उससे मनुष्य को सिर्फ कष्ट होता है, क्योंकि उसके पीछे एक बायोलॉजिकल डिज़ायर या जैविक इच्छा छिपी होती है। यानी कि अगर हमारे पास संपत्ति आती है तो हम और संपत्ति की इच्छा करते हैं, और इस तरीके से यह इच्छा कभी भी हमें एक खुशी वाली ज़िंदगी की ओर नहीं ले जाती है, बल्कि हम हमेशा कष्ट का अनुभव करते हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए वे यह कहते हैं कि जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि मनुष्य अपने भीतर से इस तरीके के प्रश्नों पर विचार करे कि उसे वास्तव में किन चीज़ों की आवश्यकता है, और उसे लगातार अपने भीतर इस तरीके के प्रश्न उत्तर की एक श्रृंखला चलाते रहनी चाहिए, और उसे दूसरों से भी इस मसले पर बातचीत करते रहनी चाहिए। सुकरात ने काफ़ी जोर देकर इस पहलू की पर बात की कि जो मनुष्य होता है वह सहज रूप से एक सामाजिक प्राणी होता है, यानी कि समाज स्वाभाविक और प्राकृतिक है, क्योंकि मनुष्य जो है वह अहम व्यक्तिवादी नहीं है, बल्कि वह समाज से जुड़ा हुआ है। समाज में रहकर ही दूसरों से संवाद करके ही वह वास्तव में ज्ञान को हासिल कर सकता है, और वह ज्ञान ही उसके लिए सद्गुण का काम कर सकता है। तो वो सोफिस्टों के इस विचारों को नकारते हैं कि मनुष्य जो होता है वो व्यक्तिवादी और अहमवादी होता है, या अहमवादी व्यक्तिवादी होता है, जिसका अर्थ है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने हितों पर ही उसे ध्यान देना चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने पिछली चर्चा में यह देखा था कि प्रोटागोरस को के अलावा जो बहुत सारे दूसरे सोफिस्ट हैं, वो यह मानते हैं कि मनुष्य को या व्यक्ति को किसी भी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ अपने हित पर ध्यान देना चाहिए। अगर वह अपने हित पर ध्यान नहीं देता है तो उसके जीवन का कोई खास मतलब नहीं है, और वो बाकी दूसरे सारे लोग उस पर हावी हो जाएंगे और वो कुछ खास हासिल नहीं कर पाएगा। तो इस लिहाज से जो ये सोच है, सुकरात उसे प्रश्नांकित करते हैं, और सुकरात ये कहते हैं कि मनुष्य जो है वह प्राकृतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में रहते हुए लोगों से संवाद करते हुए ही वह वास्तव में ज्ञान को हासिल कर सकता है। और वो ये भी कहते हैं कि सोफिस्ट जिस रूप में राजनीति को प्रस्तुत करते हैं, वह राजनीति जो है वो एक नीतिशास्त्रीय राजनीति की जो अवधारणा होती है उसकी अवहेलना करती है, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए या अपनी व्यक्तिगत समृद्धि के लिए शक्ति को हासिल करने पर जोर दिया जाता है। सोफिस्ट जो हैं वो सामाजिक व्यवस्था की वास्तविक वैधता को नहीं मानते हैं, इसलिए वे वास्तविक अर्थों में सद्गुण या राजनीतिक सद्गुण नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि जो राजनीतिक सद्गुण है या जो वास्तविक सद्गुण है सुकरात के अनुसार, उसमें हम समाज में रहते हुए ही, लोगों के बीच रहते हुए ही, लोगों से संवाद करते हुए ही एक बेहतर या एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश कर सकते हैं। सुकरात कहते हैं कि जैसे कोई अच्छी वस्तु तैयार करने के लिए ज्ञान आवश्यक है, वैसे ही शुभ या नीतिशास्त्रीय जीवन जीने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो वो ज्ञान पर जोर देते हैं, और यहीं से सुकरात के कुछ पैराडॉक्स और उनकी जो एक खास पद्धति है, जिस पद्धति को आगे हम प्लेटो के लेखन में ज़्यादा परिष्कृत रूप में देखते हैं, यानी कि एलेनकस प्रश्न और उत्तर की पद्धति, वो सामने आती है, और उसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सोफिस्ट हैं वो मुख्य रूप से समाज के भीतर व्यक्ति को सफल जीवन जीने का रास्ता बताते हैं, किंतु सुकरात ज्ञान और विवेक के प्रति दार्शनिक के प्यार और राजनीतिक समाज के स्थापित परंपराओं और विश्वासों के बीच टकराव पर गहराई से विचार करते हैं। यानी कि अगर हम अपने मन में और दूसरों से संवाद करते हुए प्रश्न करते हैं, ज्ञान की तलाश करते हैं, तो हम यह पाते हैं या हम यह पा सकते हैं कि जो राजनीतिक समाज है या जो समाज जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे हमें समस्या है,
और दार्शनिक स्तर पर सोचते हुए हमें उन समस्याओं के बारे में ज्ञान हो सकता है और हमें यह भी रास्ता मिल सकता है कि हमें इन समस्याओं से कैसे बाहर निकलें। इसके विपरीत सोफिस्ट जो हैं वो सिर्फ यह कहते हैं कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था जैसी है वह उसी में युवकों को या व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में जो प्लेटो ने यह पद्धति अपनाई उसका नतीजा यह सामने आया कि एक तरीके से उन्हें और जो समकालीन उनके बीच और जो समकालीन व्यवस्था थी एक उसके बीच एक टकराव पैदा हुआ, जिसके कारण से प्लेटो को मौत की सज़ा दी गई। लेकिन ग्रेगोरी वॉलस्टॉस ने बिल्कुल सही ही इस बात को रेखांकित किया है कि इसका एक दार्शनिक नतीजा नैतिकता के दार्शनिक सिद्धांत के रूप में सामने आया, जिसे एलेनकस अर्थात प्रश्न और उत्तर की पद्धति के रूप में पहचाना जाता है और जो ज्ञान और सद्गुण के बीच में एकता स्थापित करता है। सुकरात अपने विविध संवादों के माध्यम से आपस में जुड़े पैराडॉक्स या विरोधाभासों की श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे पहला पैराडॉक्स है कि ज्ञान ही सद्गुण है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम यह जानते हैं कि सही क्या है तो हम सही कार्य करेंगे। दूसरा पैराडॉक्स है कि कोई भी स्वैच्छिक रूप से गलत काम नहीं करता है, अर्थात यदि हमारे सही कार्य हमारे ज्ञान पर आधारित हैं तो गलत कार्य अज्ञान के कारण सामने आता है, न कि बुरा होने की इच्छा से। सद्गुणों की एकता ही ज्ञान है, अर्थात बहुत से सद्गुणों को एक साथ आना ज्ञान है। तो कोई भी सद्गुण मसलन साहस किसी भी अन्य सद्गुण मसलन उदारता के बराबर होता है। इसका अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति आवश्यक रूप से साहसी होता है और इसका अर्थ यह है कि वह आवश्यक रूप से उदार और न्यायपूर्ण भी होता है। तो ये जो तीसरा पैराडॉक्स था और इन तीनों जो पैराडॉक्स हैं या जो विरोधाभास हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सद्गुण ही ज्ञान है के सिद्धांत से उत्पन्न होते हैं। ये सभी पैराडॉक्स हैं क्योंकि हम सहजबोधीय रूप से यह मानते हैं कि मिसाल के तौर पर साहसी होना एक बात है और साहसी के रूप में काम करना बिल्कुल अलग बात। यानी कि ये पैराडॉक्स इस लिहाज से हैं कि व्यवहारिक स्तर पर इनके परीक्षण की जो एक पूरी पद्धति होनी चाहिए थी वह पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त सुकरात सद्गुण ही ज्ञान है कि अपने विचार को सही साबित करने के लिए चिकित्सा या जूता बनाने जैसी कला का उदाहरण देते हैं। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में यह नहीं कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति सही और अच्छा को जानता है वह आवश्यक रूप से सद्गुण के आधार पर ही काम करेगा। इस संदर्भ में सुकरात की एलेनकस या प्रश्न उत्तर की पद्धति पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है। ग्रेगोरी वॉलस्टॉस यह मानते हैं कि यह सिर्फ ज्ञान मीमांसी पद्धति ही नहीं है, बल्कि यह एक तात्विक नैतिक सिद्धांत भी है। यह सत्य की खोज करने का एक तरीका है जिसमें किसी के प्रामाणिक नैतिक विश्वासों का परीक्षण किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो उसे नकारा भी जाता है। यहाँ हम यह देखेंगे कि यह सोफिस्टों के तर्क करने की पद्धति से अलग पद्धति है, प्रश्न और उत्तर की पद्धति। तो सुकरात के लेखन में कुछ पैराडॉक्सेस हैं, कुछ विरोधाभास हैं और वो विरोधाभास मुख्य रूप से इसलिए हैं क्योंकि वो ज्ञान के स्तर पर चीज़ों को ले आते हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर उसको कैसे देखें, उसका कैसे परीक्षण करें, यह बात स्पष्ट नहीं होती है। साथ ही वह यह स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके से जो एक प्रश्न और उत्तर की जो पूरी पद्धति है उसमें जो चीज़ें सामने आती हैं उसका एक अंतिम निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो वो लेकिन फिर भी सोफिस्टों की जो तर्क करने की पद्धति है उससे उनकी ये पद्धति इसलिए है सही कह सकते हैं या अलग कह सकते हैं कि वे तर्क प्रस्तुत करते हैं सोफिस्ट जब, तो वो जिस चीज़ को सही साबित करते हैं उसके पक्ष में तर्क जुटाने की कोशिश करते हैं और उसे सही या गलत किसी भी तरीके से तर्क प्रस्तुत करते हैं और उस चीज़ को सही साबित करते हैं। लेकिन सुकरात का जोर जो है वो इस बात पर है कि सत्य की प्राप्ति की जाए। यह चिकित्सा, जहाज बनाने, जूता बनाने या गणित और लॉजिक जैसे क्षेत्रों में ज्ञान हासिल करने के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि इसमें जब भी एक बात सामने आती है उससे जुड़ा हुआ एक अगला प्रश्न जरूर सामने आता है और वह प्रश्न उत्तर तब तक चलते रहता है जब तक कि सुकरात के अनुसार अंतिम सत्य की प्राप्ति ना हो जाए। और इसका मुख्य उद्देश्य यानी कि प्रश्न और उत्तर की जो यह पद्धति है उसका मुख्य उद्देश्य नैतिकता और राजनीति के क्षेत्र में ज्ञान हासिल करना है। इस क्षेत्र में सुकरात द्वारा इसका उपयोग सिर्फ गलतियों को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि खोज और प्रमाण हासिल करने के लिए किया जाता है। कई बार सुकरात के एलेनकस या प्रश्न उत्तर
और प्लेटो के प्रश्न उत्तर पद्धति में इस आधार पर अंतर किया जाता है कि सुकरात हमेशा अपने संवाद में सम्मिलित लोगों की बातों को काट देते हैं और इस तरह इसका नतीजा हमेशा नकारात्मक होता है। लेकिन प्लेटो के प्रश्न उत्तर पद्धति में, और खुद हम जानते हैं कि सुकरात एक चरित्र के रूप में उसमें शामिल होते हैं, एक सकारात्मक नतीजा सामने आता है। ये एक मोटा विभाजन है प्लेटो की प्रश्न उत्तर की पद्धति में और सुकरात के प्रश्न उत्तर की पद्धति में, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि बहुत ही ठोस अंतर है, क्योंकि कई बार सुकरात भी जो हैं वह लक्ष्य की प्राप्ति की कोशिश करते हैं और उस संदर्भ में वो सकारात्मक दिशा में भी बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा दूसरों की बातों को काटते ही हैं। और यह समझते हुए, मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि यह कहते हुए कि सुकरात कि एलेनकस की पद्धति यह है और जो प्रश्न उत्तर के प्लेटो की पद्धति है वो दूसरे तरह की है। हमें हमेशा यह सावधानी रखनी है कि यह अंतर मुख्य रूप से जो प्लेटो हैं उनकी रचनाओं के आधार पर ही किया गया है। और हम जब आगे प्लेटो को पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि प्लेटो जब अपने न्याय की अवधारणा की बात करते हैं रिपब्लिक में, तो वहाँ पर सुकरात भी एक मुख्य चरित्र के रूप में मौजूद हैं और यह माना जाता है कि सुकरात ने जिन विचारों को सामने रखा है वो विचार असल में प्लेटो के विचार हैं और फिर उसी रूप में हम प्लेटो के विचारों का अध्ययन करते हैं। तो इस लिहाज से मेरा इशारा सिर्फ इस ओर है कि हमें सुकरात और प्लेटो के विचारों में अंतर करने के दौरान इन बातों का ध्यान रखना होगा। सुकरात सभी राजनीतिक और दार्शनिक विचारों को सख्ती से प्रश्नांकित करना चाहते हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि एक प्रकार का ऐसा ज्ञान है, भले ही वो अस्थायी हो, जो एलेनकस या प्रश्न उत्तर के बाद भी बचा रह जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ को पूरी तरीके से खारिज कर देते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा मानते हैं तो इसका अर्थ यह है कि सुकरात की पूरी पद्धति का कोई अर्थ ही नहीं है। जहां हम प्रश्न और उत्तर करते हैं, हर उत्तर के बाद फिर प्रश्न करते हैं और फिर जो उत्तर आता है उसके बाद एक और प्रश्न करते हैं और एक अंतहीन श्रृंखला बन जाती है जहां पर कोई भी बात स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती है। और ऐसा करने का अर्थ यह भी होगा कि ये जो पूरी पद्धति है उसको हम एक तरीके से व्यर्थ बना दे रहे हैं। तो इस लिहाज से हमें सुकरात की ये जो पूरी पद्धति है उसको अपने समझ में रखना होगा कि उसका लक्ष्य जो है वह सत्य की प्राप्ति है और सत्य की प्राप्ति के लिए उनका तरीका यह है कि वो लगातार इस तरीके के प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों को बहुत ही स्पष्ट रूप से वो सामने लाते हैं। उसके बाद जो उत्तर सामने वाले व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है उसके आधार पर वो फिर एक और प्रश्न तैयार करते हैं और उनकी यह पद्धति ज्ञान की खोज या सत्य की खोज का उनका अपना एक तरीका है। सुकरात और लोकतंत्र, खासतौर पे एथेंस के लोकतंत्र के बारे में उनकी विचारों को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। एथेंस में सुकरात रहते थे। एथेंस में ही उन्हें मौत की सज़ा दी गई। जब उन्हें मौत की सज़ा दी गई तो एथेंस में लोकतंत्र था। इस लिहाज से यह प्रश्न पूछना काफ़ी आवश्यक हो जाता है कि खुद सुकरात ने एथेंस के लोकतंत्र को किस तरीके से देखा था। निश्चित रूप से वो एथेंस की व्यवस्था की बहुत सारे पहलुओं से खुश नहीं थे। वो मानते थे कि इन सारे पहलुओं में काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है और वो इसी लिहाज से बार बार इस चीज़ पे प्रश्न करते थे कि आखिर हम एक सच्चे ज्ञान की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम उनके विचारों को एक जगह रखें और यह समझने की कोशिश करें कि वह लोकतंत्र के बारे में और विशेष रूप से एथेंस के लोकतंत्र के बारे में क्या सोचते हैं, तो हमें दो तरह के जवाब मिलते हैं और दोनों ही बिल्कुल विपरीत जवाब हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे विद्वान यह कहते हैं कि जब सुकरात एलेनकस या प्रश्न उत्तर की पद्धति की बात करते हैं तो असल में यह लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था को दिखाता है, क्योंकि इसमें हर कोई भागीदारी कर सकता है और हर कोई इसमें अपनी तरफ से प्रश्न रख सकता है या अपनी तरफ से उत्तर दे सकता है। इसमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर किसी तरह के भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस लिहाज से इसमें एक तरीके के लोकतंत्रवादी पहलू को रेखांकित किया जाता है। यह भी कहा जाता है कि जब ऑरेकल ऑफ डेल्फी हुई और उसके बाद यह कहा गया कि सुकरात सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हैं एथेंस में, और सुकरात को जब यह पता चला
तो उन्होंने यह कहा कि मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो ये जो एक अभिव्यक्ति है, उसे भी एक लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के रूप में रेखांकित किया जाता है और यह माना जाता है कि ये जो साधारणता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुकरात जो है किसी विशिष्टता का समर्थन नहीं करते हैं। वो ये मानते हैं कि वह भी बहुत सारे अन्य लोगों की तरह ही हैं और उनके पास ऐसा कोई विशेष ज्ञान नहीं है। यह भी माना जाता है कि जो प्लेटो का रिपब्लिक है वह सुकरातवादी दर्शन के खिलाफ है और प्लेटो यह मानते थे कि सिर्फ एक ज्ञानी अभिजन का ही शासन होना चाहिए। वो दार्शनिक राजा की पूरी संकल्पना देते हैं, लेकिन सुकरात का विचार ज़्यादा व्यक्तिवादी है, उदार है और हर किसी के लिए खुला हुआ है। तो ये एक धारा है लोकतंत्र के बारे में सुकरात के विचारों की व्याख्या करने की। जो दूसरी धारा है वह बिल्कुल ही इसके विपरीत जाती है और इसमें यह तर्क दिया जाता है कि वे जो बहुत तरह के जो लोकतंत्र के से जुड़ी हुई चीज़ें थीं उसको वो प्रश्नांकित करते हैं और वो एक तरीके से ज्ञान को सद्गुण मानते हैं और वो ये कहते हैं कि जो लोग होते हैं उनकी जो सरल आदतें होती हैं या जो उनकी जो जीवनचर्या होती है जिसमें लोग आम तरह से ज़िंदगी जीते हैं वह बहुत अच्छी नहीं है और इसी आधार पर वह बार बार लोगों को से यह अनुरोध करते हैं या लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करने की कोशिश करते हैं अपने संवाद के द्वारा उनसे बातचीत करके कि उन्हें ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। और वह कई बार धर्म को भी प्रश्नांकित कर देते हैं और इसीलिए एथेंस के जो बहुत सारे लोग थे वो उनसे नाराज़ थे, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि उनकी जीवन जीने की जो पद्धति है जिसमें कि जिसे हम एक लोकतांत्रिक पद्धति के रूप में इस लिहाज से देख सकते हैं कि हर कोई अपने तरीके से कुछ कानूनों के दायरे में रहकर जीवन व्यतीत कर रहा था। एक सामान्य सा जीवन, सामान्य सी जीवनचर्या, धर्म का जिसमें महत्व है, जिसमें छोटी छोटी बातों का महत्व है, उन सब पर जो अरस्तु हैं वो प्रश्न खड़े करते हैं और प्रश्न खड़े करते हुए वो ये कहते हैं कि इस तरह की जीवन पद्धति जो है उसमें कम सद्गुण है और वे उसकी एक तरीके से आलोचना करते हैं। सुकरात लोगों से कहते हैं कि उन्हें अपनी आत्मा या अपने आत्म की देखभाल करनी चाहिए। बहुत से स्थानों पर ऐसा करने के राजनीतिक निहितार्थों को भी साफ करते हैं, यानी कि वो यह बोलते हैं कि जो राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए लोग हैं उनमें और सुकरात यानी कि खुद सुकरात में और राजनीतिक में सक्रिय लोगों में मुख्य अंतर यही है कि सुकरात यह मान लेते हैं कि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है और कोई ज्ञान राजनीतिक लोगों के पास भी नहीं है, लेकिन वे इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। इस लिहाज से जो राजनीति में बहुत तरह के लोग थे एक लोकतांत्रिक राजनीति में, उनकी भूमिका और उनके ज्ञान को भी वो प्रश्नांकित करते हैं और तार्किक तर्क के प्रति उनकी काफ़ी वचनबद्धता है। वे स्थापित नैतिकता को चुनौती देते हैं और वे विचारधारा से परे जाकर राजनीतिक क्षितिज का विस्तार करना चाहते हैं। जो एक प्लेटो का एक और डायलॉग है जॉर्जियस, उसमें सुकरात की तरफ से यह दावा किया गया है कि एक सच्ची राजनीतिक कला का अस्तित्व होता है और वे नैतिक कुशलता के पक्ष में बहुत से तर्क देते हैं। इससे कोई यह नतीजा निकाल सकता है कि वे नैतिक और राजनीतिक रूप से पारंगत लोगों के पक्ष में हैं, यानी कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स के पक्ष में हैं जो कि बहुत सारे मुद्दों को समझते हैं कि सच्चे ज्ञान की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है, नैतिक रूप से तर्क कैसे दिया जा सकता है, हर मुद्दे पर किस तरीके से प्रश्न और उत्तर के माध्यम से एक निष्कर्ष की ओर बढ़ाया जा सकता है। तो वो ऐसे लोगों को ज़्यादा श्रेयस्कर, ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा उचित मानते हैं किसी भी शासन पद्धति के लिए। और ये जो दूसरी धारा है उसमें विद्वान यह तर्क देते हैं कि सुकरात की इसी तरीके के विचारों से ही प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का की जो पूरी संकल्पना है वो सामने आती है। प्लेटो के एक अन्य डायलॉग क्रीटो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार सामने आता है जो सुकरात के राजनीतिक दायित्व को के से संबंधित विचारों को रेखांकित करता है। सुकरात को जब मौत की सज़ा हो जाती है और जब वो जेल में रहते हैं तो उनके मित्र क्रीटो उनसे मिलने जाते हैं और वे उनसे कहते हैं कि उन्हें जेल से भाग जाना चाहिए। ये जो एथेंस के लोग हैं उनके जैसे दार्शनिक व्यक्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें जो मौत की सज़ा दी गई है उसका कोई बुनियाद नहीं है, वो बिल्कुल ही गलत तरीके से दी गई है। तो वो सुकरात को यह सुझाव देते हैं कि उन्हें जेल से भाग जाना चाहिए और वो ये भी कहते हैं कि अन्य मित्रों के साथ मिलकर वो इसकी एक अच्छी योजना तैयार कर सकते हैं या वो ऐसी योजना तैयार कर रहे हैं।
लेकिन सुकरात ने अपने दोस्तों खासतौर पे क्रीटो के इस विचार को नहीं माना और उन्होंने यह कहा कि मैं जो कुछ भी हूँ वह अपने नगर के कारण हूँ और उसमें ही उन्हें यह मौका मिला कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास करें, अपना भौतिक विकास करें और बौद्धिक रूप से भी अपने आप को तमाम तरीके की चीज़ों से को प्रश्नांकित करने और उसके बारे में सवाल खड़ा करने में समर्थ बनाएं। इस लिहाज से उनका यह कहना है कि जिस नगर में वो उनका जन्म हुआ, जिस नगर में वो रहते हैं, जिस नगर ने उन्हें बहुत सारी चीज़ों को उपलब्ध कराया, उनके व्यक्तित्व के विकास का मौका दिया, उस नगर के प्रति उनके कुछ निश्चित दायित्व हैं और वो इन दायित्वों को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि हमें नगर की अन्यायी व्यवस्था के खिलाफ बोलना चाहिए। यानी कि हम जहाँ रहते हैं, हम जिस भी देश में, जिस भी समाज में रहते हैं, अगर हम सुकरात के विचारों का विस्तार करते हुए वर्तमान दौर से उसे जोड़ें तो हम देश और समाज की बात कर सकते हैं। सुकरात एथेंस और नगर राज्य की बात करते हैं। तो उनका ये कहना है कि हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ अगर कोई गलत काम हो रहा है, वहाँ अगर कोई अन्याय व्यवस्था है, अन्याय हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए, हमें उसके खिलाफ अपने विचार अभिव्यक्त करने चाहिए। और यदि हम नगर के अन्यायी व्यवहारों के खिलाफ नहीं बोलते हैं तो जब हमारे खिलाफ इसका इस्तेमाल होता है तो हमें भागने का हक नहीं है। इसके अलावे वो ये भी कहते हैं कि अगर हम नगर की अन्यायी व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं तो इसका अर्थ पूरी तरीके से उस नगर को नकारना नहीं है। उस नगर की जो कानून व्यवस्था बनी हुई है, हम अगर उसे गलत मानते हैं तो हम उसकी अवहेलना कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही हमारे लिए जो सज़ा तय की गई है, जो हमें सज़ा मिलती है, उसे हमें स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस लिहाज से सुकरात मृत्यु को एक राजनीतिक कार्रवाई के रूप में स्वीकार करके ये दिखाना चाहते थे कि दर्शन सिर्फ विचारों का समूह नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो सोफिस्टों द्वारा बताई गई राजनीति से ऊपर है। अर्थात दर्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जिस चीज़ को सही मानते हैं उस चीज़ के लिए आप अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं या आपको अपने प्राणों की आहुति देनी चाहिए। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, क्रीटो में जो राजनीतिक दायित्व का विचार सामने आता है उसके बारे में हमें यह ध्यान रखना है कि यह काफ़ी हद तक जो सविनय अवज्ञा का विचार बाद में थोरो और फिर गांधी के लेखन में सामने आता है, वह उसके नज़दीक है। गांधी जब सविनय अवज्ञा की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं जिस कानून को अन्यायी कानून मानता हूँ, मैं जिस कानून को गलत कानून मानता हूँ, मैं जिस कानून को मानवता के खिलाफ मानता हूँ, उस कानून की मैं मुखालफत करूँगा, उस कानून का मैं विरोध करूँगा। लेकिन वह विरोध करने के बाद मुझे जो सज़ा मिलेगी मैं उस सज़ा को स्वीकार भी करूँगा। मैं उस सज़ा से को छोड़कर या उस सज़ा से भागने की कोशिश नहीं करूँगा। सुकरात के विचार भी इसी चीज़ को रेखांकित करते हैं। उन्होंने एथेंस की व्यवस्था में जो भी कमियां थीं, जिन्हें वे कमियां मान रहे थे, जिसमें वो देख रहे थे कि युवक जो हैं वो दुनिया में मिलने वाली सफलताओं की ओर भाग रहे हैं, जिसमें वो देख रहे थे कि धर्म का अंधविश्वास बढ़ रहा है, जिसमें वो देख रहे थे कि बहुत सारे लोग साधारण दिनचर्या में अपने आप को उलझाए हुए हैं और वो ज्ञान की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने इन सभी चीज़ों को प्रश्नांकित किया और इस तरह के प्रश्नांकित करने की प्रक्रिया में जब उनके नगर राज्य के प्रशासन को यह लगा कि असल में वो युवकों को बरगला रहे हैं या वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ भड़का रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें सज़ा देने का फैसला किया। वहाँ भी सुकरात ने मजबूती से अपने तर्क को रखा कि वो जो चीज़ें कह रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो जीवन है वह सिर्फ छोटे छोटे लक्ष्यों तक सीमित या दुनियाई सफलताओं तक सीमित रहने के लिए नहीं है, बल्कि हम एक अच्छे जीवन की तरफ तभी बढ़ सकते हैं जब हम ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ें। और उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने प्रश्न उत्तर की पद्धति या एलेनकस की पद्धति ईजाद की, जिसमें वो लगातार लोगों से बातचीत करते हैं और उसके आधार पर यह तय करने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई की तरफ हम किस बढ़ें और ज्ञान हासिल करें।
तो इस लिहाज से जब उन्हें ये सब उनकी बातें उन्होंने रखी और उसके बाद भी जब सभा के द्वारा उनके खिलाफ यह फैसला किया गया कि उन्हें मौत की सज़ा दी जाएगी, तो सुकरात ने यह कहा कि जिस नगर राज्य में वो रहते हैं उस नगर राज्य के सदस्य के रूप में वो इस सज़ा को स्वीकार करेंगे। तो इस लिहाज से एक जो राजनीतिक दायित्व की जो एक पूरी अवधारणा सुकरात के विचारों में सामने आती है, हम यह देखते हैं कि बाद के बहुत सारे चिंतकों में भी यह विचार मौजूद है और आधुनिक समय में भी गांधी जैसे चिंतकों ने और गांधी के बाद भी बहुत सारे लोगों ने इसका प्रयोग किया है। और दूसरी जो एक महत्वपूर्ण हमें सुकरात के बारे में बात याद रखने की ज़रूरत है कि वे यह मानते हैं कि जो जैसे हमने पिछली चर्चा में बात की थी जब हम सोफिस्टों की बात कर रहे थे और जब हमने कहा था कि जब पश्चिमी राजनीतिक दर्शन का उभार हुआ तो वहाँ पर बीइंग और बिकमिंग जैसी कुछ चीज़ें सामने आईं और बीइंग के बारे में माना गया कि कुछ ऐसी अस्थाई चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे स्थिर चीज़ें होती हैं जो परिवर्तित नहीं होती हैं और अगर हम अच्छे जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमें उन चीज़ों के बारे में ज्ञान हासिल करना चाहिए। और बिकमिंग के बारे में यह कहा गया कि दुनिया का यथार्थ लगातार बदलते रहता है और हमें सफल होना है तो हमें बिकमिंग की ओर ध्यान देना चाहिए। तो जो सुकरात हैं उनके लेखन को हम बीइंग की खोज मान सकते हैं, यानी कि वो उन तत्वों की खोज में थे जो कि दुनिया की बुनियाद में हैं। और उन्होंने यह कहा, उन्होंने कॉन्सेप्ट की अवधारणा दी, उन्होंने यह कहा कि जो मनुष्य की आत्मा और उसका दिमाग होता है उसमें इस तरह की चीज़ें का जवाब मौजूद है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वह लगातार प्रश्न उत्तर की पद्धति से इस चीज़ों को प्रखर करें, उन चीज़ों तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर मनुष्य उन चीज़ों तक पहुंचने की कोशिश नहीं करता है तो वो चीज़ें फिर छिपी हुई रह सकती हैं और हमारे सामने जो लगातार दुनिया चल रही है हम उसी में सिर्फ सफल होने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि सोफिस्ट चाहते थे कि युवक करें। इस लिहाज से वो एक मजबूत दार्शनिक आधार प्रस्तुत करते हैं। अगर हम सुकरात के विचारों को देखें तो आगे जब ईसाई चिंतन उत्पन्न हुआ तो उसके लिए सुकरात के विचार बहुत खतरा के रूप में सामने नहीं आए और बहुत ही आसानी से ईसाई चिंतकों ने या ईसाई धर्म को बढ़ावा देने वाले लोगों ने सुकरात के विचारों को अपने धर्म में ही समायोजित कर लिया, क्योंकि सुकरात जब आत्मा की आवाज़, आत्मा को प्रश्न उत्तर के माध्यम से ज़्यादा प्रखर बनाने और उसे सत्य की ओर ले जाने की बात करते हैं, तो यह कई बार ऐसा प्रतीत होता है मानो वो ईश्वर की तलाश की बात कर रहे हों, सत्य के रूप में वो ईश्वर को हासिल करना चाह रहे हों। इसलिए मध्य युग में उनके विचारों की वैसी मुखालफत ईसाई धर्म के द्वारा नहीं की गई जैसी मुखालफत अरस्तु के विचारों की गई थी। आधुनिक दौर में जब बहुत सारे लोगों ने इसी तरह की बातें कहीं तो कुछ लोग सुकरात से प्रभावित थे, कुछ लोग ईसाई धर्म से प्रभावित थे, बहुत सारे लोग हिंदू धर्म से प्रभावित थे। तो एक लिहाज से सुकरात जिस तरीके से बातों को रखते हैं वो बातें काफ़ी हद तक धर्म के करीब चली जाती हैं। और जब मैंने कहा कि ईसाई धर्म को, उनके विचारों को अपने में समावेशित करने में कोई परेशानी नहीं हुई, तो इसका कारण यह था कि मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में ईसाई धर्म का ही प्रभुत्व बढ़ा। लेकिन जिस तरीके से सुकरात आत्मा के संबंध में अपनी बातों को रखते हैं वो कई अन्य धर्मों में भी मौजूद हैं। सुकरात की विशेषता यह है कि वह इसे राजनीतिक क्षेत्र में ले जाने की कोशिश करते हैं और वह बोलते हैं कि किस तरीके से इसके आधार पर सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके बाद हम प्लेटो के विचारों की चर्चा करेंगे और हम ये देखेंगे कि प्लेटो के विचार जो हैं कम से कम ज्ञान के बारे में वह सुकरात के विचारों से एक अलग दिशा में जाते हैं। जहाँ सुकरात मनुष्य के आत्मा के भीतर कॉन्सेप्ट या अवधारणा की बात करते हैं और वो यह कहते हैं कि लगातार प्रश्नोत्तर के माध्यम से, एलेनकस की पद्धति के माध्यम से, चीज़ों को बार बार प्रश्नांकित करने के माध्यम से मनुष्य की अपनी आत्मा के भीतर निहित ज्ञान को ज़्यादा प्रखर, ज़्यादा साफ कर सकता है, ज़्यादा स्पष्टता से उनका विकास कर सकता है। वहीं प्लेटो यह मानते हैं कि जो ज्ञान होता है वह दुनिया के बाहर कहीं अवस्थित है और हमें उसी ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। तो इस लिहाज से वो अपने फॉर्म की एक थियरी देते हैं और वह बोलते हैं कि इस दुनिया में जितने भी चीज़ें सामने आ रही हैं
वो चीज़ें एक छाया के रूप में हैं। इसके विपरीत जो अरस्तु हैं वो कुछ अलग तरीके से अपने विचारों को रखेंगे जो हम आगे देखेंगे। लेकिन जो सुकरात हैं वो यह बोलते हैं कि जो दुनिया में चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें लगातार परिवर्तित हो रही हैं, वह निश्चित रूप से एक तरीके से बिकमिंग का हिस्सा हैं, यानी कि यथार्थ सामने हैं जो लगातार बदल रहा है, लेकिन वह वास्तविक यथार्थ नहीं है। तो सुकरात और प्लेटो दोनों इस बात पर सहमत नज़र आएंगे कि जो चीज़ें दुनिया में सामने दिख रही हैं वो वास्तविक यथार्थ नहीं है। जो यथार्थ है वह इसके पीछे छिपी हुई कुछ अस्थायी किस्म की चीज़ें हैं। और प्लेटो और सुकरात दोनों ही इसके ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं। जो मुख्य अंतर हमें याद रखने की आवश्यकता है वो ये है कि सुकरात जहाँ आत्मा के भीतर उसे तलाशने की बात करते हैं, वहीं प्लेटो इस बात पर जोर देते हैं कि वह इस दुनिया से बाहर अनुभवातीत दुनिया में, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में वो स्थित हैं और हमें शिक्षा के माध्यम से और लगातार ज्ञान हासिल करने के माध्यम से उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और हम उसे तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसके लिए लगातार प्रयास करें। इस पहलू के बारे में जब हम प्लेटो की बात करेंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहरहाल हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि सुकरात पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतक हैं। इनको समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हमें इस संदर्भ में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। और सावधानियां किस किस्म की हैं? वो सावधानियां हैं कि वो उनका अपना लेखन चूँकि मौजूद नहीं है तो वो प्लेटो के लेखन के माध्यम से सामने आते हैं। तो ये सावधानी बरतने के साथ जो इनका महत्व है वह हमें ध्यान में रखना होगा कि इन्होंने पहली बार नीति शास्त्र है उसे राजनीति से जोड़ा, उसे ज्ञान से जोड़ा और यह कहा कि सिर्फ दुनिया में शक्ति हासिल करना, सफलता हासिल करना या दुनिया में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें हासिल करना ही ज़रूरी नहीं है। वो कई बार महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी यह है कि मनुष्य ज्ञान की तरफ बढ़े। अगर वह सिर्फ शक्ति के सफलता हासिल करने की कोशिश करता है तो वह अपने आप को दुख में और कष्ट में डालता है और वह जिस समाज में रहता है, जिस राजनीतिक व्यवस्था में रहता है, उसे अच्छा नहीं बना सकता है। तो इस लिहाज से ऐसे पहले चिंतक के रूप में वो सामने आते हैं जिन्होंने राजनीति में नीति शास्त्र को, नैतिकता को गहराई से जोड़ा। बाद की जो राजनीतिक चिंतक हैं उनमें से बहुत सारे चिंतकों ने अलग अलग आधारों पर इन्हीं पहलुओं को प्रस्तुत करने की कोशिश की। कई अन्य चिंतकों ने इसे प्रश्नांकित भी किया और आगे उसमें ये सारी प्रवृत्तियां सामने आएंगी। अर्थात प्लेटो जो हैं वो इनके कुछ पहलुओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन अरस्तु इन दोनों की कई दूसरी पहलुओं को प्रश्नांकित भी करते हैं। तो एक तरीके से हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के विकास की धारा में सुकरात के विचारों की अनुगूंज को बार बार सुनेंगे, कई बार प्रश्नांकित किए जाने के रूप में और कई बार नए अर्थों में और नए संदर्भों में दोहराए जाने के रूप में। आज की चर्चा को मैं यही विराम दूंगा। अगली चर्चा में हम मिलेंगे और हम प्लेटो के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।